Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Munazza Tariq here with another lecture of biology. As you know, I have started the chapter number 1 of first year biology. And the last topic which I am going to discuss, biology and the service of mankind. आज का जो हमारा टॉपिक है that is biology and the service of mankind. जी, अब हमने ये देखना है कि बायोलॉजी ने किस तरह से जो है वो इंसानियत की जो है वो हेल्प की है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे देयर आर सो मैनी वेज इन विच बायोलॉजी हेल्प द मैन. Biology helped in better food production, बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की है कि हम जो है फूड प्रोडक्शन को जो है वो बेहतर कर सकें. ठीक है, उसमें हम इस टॉपिक को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. इन कम्बैटिंग एंड कंट्रोलिंग डिजीज़, in combating or controlling disease. फिर बायोलॉजी ने हमारी हेल्प की कि हमने डिजीज़ से को किस तरह से कंट्रोल करना है, या कम्बैट का मतलब होता है कि उससे लड़ना कैसे है. ठीक है, तो इसमें बायोलॉजी ने हमें बताया कि जो भी डिजीज़ होगी उसको हमने कैसे उसके लिए एहतियाती तदाबीर लेकर चलनी है और कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है. तो दैट्स जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है दैट इज़ ड्यू टू बायोलॉजी. एंड द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. फिर बायोलॉजी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की है इन दी प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट. यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोग्रेस होती जा रही है साइंस में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगती जा रही हैं, हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट होता जा रहा है. तो बायोलॉजी ने कहा कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट हेल्दी नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म भी के लिए ये प्लैनेट जो है वो सर्वाइव करने के काबिल नहीं होगा. ठीक है, तो ये बहुत बड़ा लेंथी किस्म का टॉपिक है जिसको हम 3 सेक्शन में स्टडी करेंगे, जिसमें अभी के जो लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में जो है आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी हाउ बायोलॉजी हेल्प्ड इन बेटर फूड प्रोडक्शन. चलें इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं. फूड प्रोडक्शन कि किस तरह से बायोलॉजी ने फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है. ठीक है, इसमें पहली बात ये कि बायोलॉजी ने बेटर वेराइटीज़ प्रिपेयर कर ली. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी वी प्रिपेयर्ड बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब वो जो बेटर वेराइटी है वो हमने कैसे प्रिपेयर की है, इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. बेटर वेराइटीज़, अगर हम कहें कि बेटर वेराइटीज़ प्रिपेयर की हैं, बेटर वेराइटीज़ जी, तो बेटर वेराइटीज़ हमने प्लांट्स की भी प्रिपेयर की हैं और एनिमल्स की भी प्रिपेयर की हैं. वी हैव प्रिपेयर्ड द बेटर वेराइटीज़ ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर हमने ऐसी वेराइटी ऑफ प्लांट्स जो है वो प्रिपेयर किए हैं जिनके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा हो. कौन सी वेराइटी प्रिपेयर की है? Plants which have disease resistance, disease resistant gene. फिर हमने ऐसी वैरायटी प्रिपेयर की, ऐसे प्लांट्स विच प्रोवाइड मोर यील्ड, यील्ड हम कहते हैं पैदावार को, यानी जिनकी पैदावार जो है वो ज़्यादा हो. ठीक है, तो इस तरह से हमने अपनी मर्ज़ी की जो है ऐसी प्लांट्स प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि अगर प्लांट्स को डिजीज़ हो जाएगी तो हमारे पास जो है एट दी एंड जो है इतनी ज़्यादा क्रॉप नहीं आएगी. ठीक है, कुछ डिजीज़ होगी तो ऑब्वियसली वो वेस्ट होगी. तो हमने पहले से ही हमारी ये कोशिश होती है कि हम ऐसी ही वैरायटी प्रिपेयर करें जिसको डिजीज़ ना हो.
ठीक है। और फिर हम ऐसी वैरायटी प्रिपेयर करते हैं जो जल्दी से ग्रो हो जाए और जिसके नतीजे में हमें पैदावार भी ज़्यादा आए। तो जो हमारी मोस्ट स्टेपल फूड है जैसे वीट है, राइस है, कॉर्न, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी जो है वैरायटीज़ जो है वो हमने प्रिपेयर करनी है, वीट की भी, राइस की भी, कॉटन की, ठीक है। देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स, ठीक है। और इस सारे प्रोसेस में हमारी हेल्प की है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। अब ये जो हम इसमें जीन इंसर्ट कर रही हैं अपनी मर्जी की, तो इस पूरे प्रोसेस में हमारी हेल्प की है जेनेटिक इंजीनियरिंग ने। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया है हमने, हम क्या करते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड जीन होती है, हम उससे वो जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिस प्लांट से हमें वो जीन चाहिए होती है हम उसमें इंसर्ट कर देते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें ये एक ऑरेंज है, एक एग्जांपल आपके सामने डिस्कस करने जा रही हूँ। ऑरेंज की दो वेराइटीज़ हैं, एक वो जिनका जो है टेस्टफुल है, जूसी हैं, ठीक है, और यानी उनका जायका बहुत अच्छा है। और कुछ ऐसे ओरिजिन्स हैं जो लार्ज है लेकिन उनका जायका इतना अच्छा नहीं है। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम कहते हैं कि जो ऑरेंज है जो मार्केट में आए वो लार्ज भी हो और उसका जायका भी जो है वो अच्छा हो। तो हम क्या करते हैं कि लार्ज साइज़ की जो जीन है वो इस टेस्टफुल वाली ऑरेंज की जीन में इंसर्ट कर देते हैं। तो अब इसके नतीजे में हमारे पास जो ऑरेंजेस आएंगे वो लार्ज भी होंगे और टेस्टफुल भी होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब हमने ये वाला जो प्लांट है इसका जेनेटिक मेकअप चेंज कर दिया है, यानी इसके अंदर हमने कोई ना कोई बाहर से फॉरेन जीन इंसर्ट की है। फॉरेन का मतलब है कि जो बॉडी की अपनी नहीं है, हमने वो वाली जीन उसके अंदर इंसर्ट कर दी है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनके अंदर हम बाहर से कोई जीन इंसर्ट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कह लें, ठीक है, वो वाले प्लांट्स जिनके अंदर हमने फॉरेन जीन इंसर्ट किया है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए इन अ प्लांट, ठीक है। जिस प्लांट के अंदर हम फॉरेन डीएनए अपनी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स वाला इंसर्ट कर देंगे, हम कह देंगे दैट प्लांट इज ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है प्लांट्स की बेटर वेराइटीज़ जो है वो प्रिपेयर कर ली। अभी मैंने आपसे कहा कि हमने एनिमल्स की भी बेटर वेराइटीज़ जो हैं वो प्रिपेयर की हैं। अब एनिमल्स की बेटर वेराइटीज़ कैसे प्रिपेयर की हैं, तो दैट प्रिपेयर्ड थ्रू सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग में हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको सेलेक्ट करते हैं कि वो ब्रीडिंग में जाएं जो जिनके पास हमारे डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपने सुना है ब्रायलर जो है आजकल मार्केट में बड़ा इजीली अवेलेबल है, ब्रायलर। और ब्रायलर जो है वो इससे हम मीट लेते हैं, ब्रायलर फॉर मीट। लेकिन इसी पर्सपेक्टिव में जो लेयर होती है, मुर्गियों की एक किस्म है, एक ब्रायलर है, एक लेयर है। तो लेयर से हमें एग्स मिलते हैं, अब क्या है, अब देखिएगा इसमें किस तरह से जो है वो साइंटिस्ट जो है अपने डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स को प्रमोट करते हैं और जो डिज़ायर्ड नहीं होता उसको इनहिबिट कर दिया जाता है। ब्रायलर जो है हमें उससे मीट चाहिए, ठीक है, और जिस हैन से हमें मीट चाहिए हम उसको ऐसी मेडिसिन्स देते हैं कि उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप ना करे। इसको हम ऐसी मेडिसिन देंगे कि इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो डेवलप ना करे, क्योंकि हमें अगर इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप कर जाएगा तो ऑब्वियसली जब इसकी डाइसेक्शन करेंगे, इसको जब ज़िबा करेंगे तो इसमें से बहुत सारा मेजर पोर्शन जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होगा जो कि वेस्ट है, ठीक है, क्योंकि वो खाने के काम नहीं आता। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा मीट चाहिए, तो हम उसको ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि उसकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो इनहिबिट करे, यानी कि वो इतना डेवलप ना करे।
ठीक है, जिसके नतीजे में जब ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन की तरफ एनर्जी नहीं जा रही होती तो फिर वो ज़्यादातर एनर्जी ग्रोथ की तरफ जाती है। ठीक है, तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली मीट प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो लेयर की जब हम बात करते हैं तो ये है अंडे देने वाली मुर्गियाँ, तो हम इनको ऐसी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे जिससे इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। देयर रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करेगा तो ऑब्वियसली रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप करेगा तो नंबर ऑफ एग प्रोडक्शन भी जो है वो बेहतर होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है बायोलॉजिस्ट जो है, साइंटिस्ट जो है, अपनी मर्जी के या डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स से जो है वो ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, तो दैट्स अबाउट हाउ द बेटर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स, भी इसी में हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी डिज़ायर्ड जीन होती है वो हम अपने डिज़ायर्ड प्लांट से निकाल लेते हैं और फिर उसको उस प्लांट में या एनिमल में इंसर्ट कर देते हैं और फिर जैसे जैसे वो प्लांट ग्रो करता है उसके अंदर हमारे पास डिज़ायर्ड करैक्टर जो है वो हमें जो है वो मिल जाता है। और इसमें मैंने ऑरेंज की एग्जांपल आपको दी, बड़ा होगा, टेस्टफुल होगा, तो हमने बड़े वाले ऑरेंज की जो जीन है यानी कि जो साइज़ की जीन को कंट्रोल करती है वो हमने टेस्टफुल ऑरेंज की जीन में इंसर्ट कर दी, तो अब वो जो ऑरेंज है वो ट्रांसजेनिक हो गया। ठीक है, तो हमारे पास चूँकि उसके अंदर हमने एक फॉरेन जीन इंसर्ट कर दी है जो कि उसकी अपनी नहीं थी, तो दैट विल बी ट्रांसजेनिक प्लांट। उसके बाद है क्लोनिंग। फिर हम क्या करते हैं कि क्लोनिंग करवाते हैं, जिसके नतीजे में अब देखिएगा क्लोनिंग क्या जी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज क्लोनिंग। Cloning is defined as production of genetically identical copies of an organism by asexual reproduction. अब यहाँ पर क्लोनिंग हम क्यों कराते हैं? क्लोनिंग इसलिए कराई जाती है कि जो भी हमारे पास एनिमल है जैसे जब वो रिप्रोड्यूस करे, अगर उसके अंदर हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो हम उसकी क्लोनिंग कराते हैं ताकि इससे जितने भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हों वो बिल्कुल उसी एनिमल जैसे हों। ठीक है, जिसके पास हमारी जो है वो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मौजूद है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी फॉर अचीविंग यूजेनिक एम्स, यानी जिससे हमें अपने डिज़ायर्ड जो है वो एम्स हासिल हो जाते हैं। और जो सबसे पहला क्लोन जो है वो प्रिपेयर किया गया था दैट वाज वो शीप का था। ठीक है, उसके बाद जो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। नेक्स्ट है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। ये प्लांट्स के लिए यूज़ होती है। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का मतलब ये है कि इसमें हम ये चेक करते हैं कि वेदर अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लांट ग्रोथ आर नॉट। हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक इज अ टेक्निक which is used to test whether a nutrient is required for plant growth or not। इस टेक्निक के ज़रिए ये चेक किया जाता है कि एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट को ग्रोथ के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए। इसको देखिएगा, इसमें क्या किया जाता है कि किसी एक मीडियम में न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए जाते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट जो है वो हम सॉइल में ग्रो करते हैं और सॉइल में डिफरेंट मिनरल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अगर ना प्रेजेंट हो तो हम बाहर से फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, पोटाशियम होता है और फास्फोरस होता है।
ठीक है। अब हर सॉइल की कंपोजिशन सेम नहीं होती, ठीक है। सियालकोट की मिट्टी और तरह से है, उसकी कंपोजिशन और है। अगर हम मुल्तान की साइड पर जाएं तो वहाँ की सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट है, कराची की सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट है। तो अब हम जो फर्टिलाइज़र यहाँ पर यूज़ होता है वो वहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। फ़र्ज़ करें ऐसे फर्टिलाइज़र हैं, हम ऐड करते हैं NPK, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फास्फोरस एंड K फॉर पोटाशियम। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पर जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं उसको कौन सा जो है वो चाहिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र उसको चाहिए, फास्फोरस चाहिए, पोटाशियम चाहिए, या सॉइल के अंदर अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है। हम पहले सॉइल की कंपोजिशन देख लेते हैं कि सॉइल के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट है, पोटाशियम कितने परसेंट है, फास्फोरस कितने परसेंट है। फिर प्लांट जब ग्रो करता है उसको एरेटेड इन्वायरमेंट में हम ग्रो करते हैं, सारे न्यूट्रिएंट्स हमने ऐड किए होते हैं। फिर प्लांट ग्रो कर गया, उसके बाद जब हम देखते हैं हम कहते हैं कि फास्फोरस जो है ये यूज़ नहीं हुआ। फर्ज करें कि उस प्लांट ग्रो कर गया है लेकिन सॉइल के अंदर या इस मीडियम के अंदर फास्फोरस एज इट इज़ है, यानी इसकी परसेंटेज अगर जितनी थी पहले उतनी ही इसके प्लांट के ग्रो करने के बाद है, तो इसका मतलब है हम कह देते हैं कि इस प्लांट को फास्फोरस की ज़रूरत नहीं है। तो जब जब हम इस प्लांट को ग्रो कराएंगे हम फास्फोरस फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे। या इस टेक्निक को एस्ट्रोनॉट्स यानी जो हला में जाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इस पे भी जो है वो एक्सपेरिमेंटेड जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन ये टेक्निक अभी इतनी फीजिबल नहीं हुई, ठीक है। तो ये था हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक कि हम ये चेक कर लें कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट हैं वो प्लांट को किस हद तक चाहिए। अगर कोई चीज़ डेफिशिएंट है यानी कि प्लांट की ग्रोथ बहुत कम हुई है तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किसकी डेफिशिएंसी की वजह से है, नाइट्रोजन है, पोटाशियम है, एंड देयर आर सो मैनी मिनरल्स, ठीक है। तो ये इसमें हमारे पास हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक जो है वो हेल्प करती है। उसके बाद है पेस्ट कंट्रोल, ठीक है। बेटर वैरायटी हमने प्रिपेयर कर ली फॉर फूड प्रोडक्शन। अब हमने पेस्ट को भी कंट्रोल करना है, क्योंकि अगर हम वैरायटी को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके ऊपर पेस्ट अटैक कर दें, ठीक है, तो वो तो उसको कंज्यूम कर जाएंगे, तो हमारे पास तो हमें बेटर वैरायटी और इतनी ज़्यादा यील्ड बढ़ाने का तो फ़ायदा ही कोई ना हुआ, ठीक है। तो इसलिए हमने पेस्ट को भी कंट्रोल करना है। अब पेस्ट जो है इसके लिए बायोलॉजिकल कंट्रोल है, केमिकल कंट्रोल है और IDM है। चलें देखते हैं। सबसे पहले है हम केमिकल कंट्रोल डिस्कस करते हैं। केमिकल कंट्रोल केमिकल कंट्रोल, ठीक है। केमिकल कंट्रोल में हम अगर सॉइल जो है हमारा प्लांट है वहाँ पर हमने प्लांट ग्रो किए हुए हैं और प्लांट को कोई अटैक है, अगर इंसेक्ट्स का अटैक है, तो हम बेसिकली पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स विच आर यूज्ड टू किल पेस्ट। अब वो पेस्ट या तो इंसेक्ट्स हो सकते हैं या फिर फंजाई हो सकती है, ठीक है। अगर इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम केमिकल यूज़ करेंगे तो दैट इज़ इंसेक्टिसाइड, और अगर फंजाई को किल करने के लिए यूज़ करेंगे केमिकल तो दैट इज़ फंजीसाइड, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्प्रे की फॉर्म में होते हैं और मार्केट में अवेलेबल होते हैं। और इंसेक्ट का अटैक हो तो इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिए जाते हैं, फंगस का अटैक हो तो फंगीसाइड स्प्रे कर दिए जाते हैं टू किल द फंजाई एंड टू किल द इंसेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर इस केमिकल कंट्रोल के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस का मतलब है नुकसानात हैं, और इसको इतना फेवरेबल जो है आजकल बायोलॉजी कहती है कि केमिकल कंट्रोल को फेवर ना करें। वजह ये है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल नंबर 1, it causes toxicity to the humans, causes toxicity to the humans। टॉक्सिसिटी ये इंसानों के लिए जहरीले साबित हो सकते हैं। खुदा ना खास्ता अगर उस ऐसी क्रॉप, ऐसे फील्ड में जहाँ पर जो है इन पेस्टिसाइड्स का स्प्रे हुआ है, अगर ह्यूमन वहाँ पर से गुजरेगा तो जो है अगर एक्सपोज हो जाएगा
तो ये हाईली टॉक्सिक हैं और बेसिकली ज़्यादातर ये कार्सिनोजेनिक भी जो है ये साबित हो सकते हैं, यानी कैंसर काज कर सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है वो इसलिए जो है केमिकल कंट्रोल को प्रीफर नहीं करती। उसके बाद इट काजेज टॉक्सिसिटी टू द ह्यूमंस। नंबर 2 इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसकी वजह से एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूट हो जाता है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एंड इट काजेज develop resistance in insects। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यानी फर्ज करें एक क्रॉप है, उसको इंसेक्ट्स का अटैक हुआ है, आपने स्प्रे किया, अगर वो स्प्रे प्रॉपरली नहीं हुआ और कुछ इंसेक्ट्स जो हैं वो बच गए हैं, तो वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं। रेजिस्टेंस डेवलप करने का मतलब है कि अगर एक दफ़ा वो उस मेडिसिन से या उस केमिकल से नहीं मरे तो अगली दफ़ा भी उनके ऊपर वो जो है उसका इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर ली होगी। तो अगली दफ़ा आपको इससे ज़्यादा हैवी डोज जो है वो केमिकल की देनी पड़ेगी अगर आप इंसेक्ट्स को किल करना चाहते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल, और ये पेपर में पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल कंट्रोल। क्योंकि आपने देखा, मैंने आपको भी बताया कि केमिकल कंट्रोल इतना प्रेफरेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल। वी हैव टू मूव टुवर्ड्स बायोलॉजिकल कंट्रोल। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही यूज़ करें कि वो हमारे पेस्ट को जो है वो खा जाए। फॉर एग्जांपल डिस्कस की गई है एन एफिड। एफिड जो है वो एक पेस्ट है जो कि अटैक करता है वॉलनट ट्री, वॉलनट कहते हैं अखरोट को। ठीक है, अब यहाँ पर बायोलॉजी कहती है कि बजाय जिसके कि आप इंसेक्टिसाइड यूज़ करें या फंगिसाइड्स यूज़ करें या कोई और पेस्टिसाइड्स जो है वो यूज़ करें, आप इसकी बजाय वहाँ पर जहाँ पर ऐसे वॉलनट ट्री जिनको एफिड का अटैक हुआ हो, आप यहाँ पर वैस्प इंट्रोड्यूस करा दें। ये भी इंसेक्ट का नाम है। ठीक है, अब जो वैस्प है ये एफिड्स को किल कर जाएगा। ये वैस्प जो है ये एफिड को फीड करेगा, लेकिन ये हमारे वॉलनट ट्री को डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, वैस्प एफिड को किल कर देंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास जो वॉलनट ट्री है इसकी यील्ड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब ये देखिएगा, वैस्प को इंट्रोड्यूस कराने से, वैस्प एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको इंट्रोड्यूस कराने का ये फ़ायदा हुआ कि हमारा पेस्ट भी कंट्रोल हो गया, और ये जो सारे डिसएडवांटेजेस हमें केमिकल कंट्रोल में देखने को मिलते थे ये भी अब हमें इनका सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल को जो है वो प्रेफर किया जाता है। उसके बाद है आईडीएम। आईडीएम स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। डिजीज मैनेजमेंट जी, क्या मतलब है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट का? यूज ऑफ all possible methods to control a disease, use of all possible methods to control a disease, especially with the participation of community, especially with the participation of जी। अब इसको देखते हैं आईडीएम। आईडीएम का मतलब है, इसको आईडीएम जो है इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट यानी कि किसी भी डिजीज़ को कंट्रोल करने के जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं, अगर हम वो सारे के सारे अडेप्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट। यानी कि सारे पॉसिबल मेथड्स जिसमें चलें, आज की करंट इशू आपको पता है कि लॉकडाउन जो है वो कोरोना वायरस की वजह से है। कोरोना वायरस।
देखिएगा, अब चूँकि फौरी तौर पर कोरोना की वैक्सीन जो है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो IDM का मतलब है कि हम यहाँ पर कम्युनिटी को अवेयरनेस दें, ठीक है, कम्युनिटी को अवेयरनेस दें कि फौरी तौर पर जो है, चूँकि इसकी वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अगर वैक्सीन अवेलेबल होती भी तो इसमें कम्युनिटी को अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है ये एक पेंडेमिक तो ये हो चुकी है, ठीक है, यानी पूरी वर्ल्ड जो है इससे अफेक्टेड है, ठीक है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई डिज़ीज़ जो है वो अगर जो है किसी लोकल एरिया में है तो हमने इससे बचना कैसे है, तो इसमें मेडिसिन्स तो अवेलेबल होंगी, लेकिन कम्युनिटी को अवेयरनेस भी देनी है कि आपने इस डिज़ीज़ से बचना कैसे है। जैसे कि अभी कोरोना के लिए जो है बहुत सारी जो है वो पब्लिक सर्विस मैसेज जो है वो चलाया हुआ है कि जी मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और स्नीजिंग और कफिंग के दौरान जो है अपना मुंह ढांप कर रखें, हैंडशेक नहीं करें, ठीक है, घर में रहें, ठीक है, ये आपने डिफरेंट कमर्शियल्स पर सुनी होंगी जी, अच्छी तरह हाथ धोएं, घर में रहें, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, ठीक है। तो ये एक अवेयरनेस जो है वो जो हम पब्लिक को देते हैं अगेंस्ट अ डिज़ीज़, ठीक है, इसी के थ्रू जो है IDM के थ्रू ही बेसिकली जो है वो डिज़ीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर लोग खुलेआम बाज़ारों में आते रहें और जी मास्क वगैरह नहीं पहनेंगे तो ऑब्वियसली जो है ये कोरोना जो है एक वर्स्ट सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर लेगी, तो इसलिए जो है वो स्टे होम स्टे सेफ, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने आपको जो है एक मैसेज भी दे दिया। तो ये IDM है। IDM दोबारा से बता रही हूँ कि बीमारी को कंट्रोल करने के जितने पॉसिबल मेथड्स हैं, अगर उन सब को इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, उन सब को आप यूज़ कर लें तो दैट इज़ IDM, ठीक हो गया। IDM के बाद जो लास्ट है वो है पास्चराइजेशन। देखिएगा, अब हमने इतनी मेहनत की है, फूड प्रोडक्शन जो है वो बेहतर की है, बेटर वेराइटीज़ प्रिपेयर की हैं, ठीक है, पेस्ट को भी कंट्रोल किया है, तो अब इतनी ज़्यादा फूड जो है वो हमने ज़ाया थोड़ी कर देनी है। तो इसके लिए एक और मेथड जो है प्रिजर्वेशन, यानी उसको महफूज भी करें, यानी एक जगह से दूसरी जगह भी अगर हमने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो उसके लिए एक मेथड जो है वो डेवलप किया गया, पास्चराइजेशन। ये डेवलप किया था लुइस पास्चर ने, और ये बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट हाउ बायोलॉजी हेल्प इन बेटर फूड प्रोडक्शन, ठीक है, कि बायोलॉजी ने किस तरह से मैन को सर्व किया है इन बेटर फूड प्रोडक्शन। होप सो कि आपको ये टॉपिक जो है वो अंडरस्टैंड हुआ होगा। इसकी एक की मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी थी, अगर आपको ये की याद है तो आप 1 बाय 1 इस की को बनाएं और 1 बाय 1 जो है वो डिफरेंट हेडिंग्स को जो है वो डिस्कस करते जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।